नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को हरिद्वार का तूफानी दौरा किया और कामों से वो काफी संतुष्ट भी नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री जैसे ही देहरादून से निकले वो हरिद्वार रोड पर काम से काफी खुश नजर आए। इसके बाद सीएम ने आगे के काम देखे और सड़कों और पुलों के कामों से भी वो संतुष्ट नजर आए। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने हरिद्वार पहुंचकर कुंभ कार्यों का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के बाद न्यूज 18 से खास बात में मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुंभ के सभी काम 15 फरवरी तक पूरे कर लिए जाएंगे। कहा, हरिद्वार में NHAI और कुंभ मेला के तहत काम कराए जा रहे हैं। सभी काम जो हैं वो गुणवत्ता के साथ कराए जा रहे हैं। साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखकर ये काम हो रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कुछ लोग एजेंडे के तहत हरिद्वार आ रहे हैं। वो कुंभ लेकर माहौल को खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जो भी माहौल को खराब करेंगे प्रशासन उससे अपनी तरह से निपटेगा। कुछ बातें सामने आई हैं कि कुछ लोग एक एजेंडे के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह से कोई कमियां निकाल करके और राज्य सरकार को या प्रशासन को इसमें एजेंडे के तहत कुछ इसमें ढूंढा जाए, कुछ किया जाए, नहीं भी है तो कुछ क्रिएट किया जाए। और इसलिए हमने कहा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर कोई इस तरह की कोई अफवाह फैलाने का काम करते हैं, कोई एजेंडे के तहत काम करना चाहते हैं, तो प्रशासन उस पर अपने हिसाब से उसको देखे। और अगर कोई जानबूझकर अगर कोई इस तरह की कोई यहाँ पर हरकत करते हैं जो हमारे सौहार्द को ठेस पहुँचती है, हमारी एकता को ठेस पहुँचती है, तो उस पर प्रशासन कार्रवाई करे। 27 फरवरी से हरिद्वार में शुरू होने जा रहे महाकुंभ को लेकर जारी कंफ्यूजन पर ब्रेक लग गया है। महाकुंभ को लेकर केंद्र सरकार ने नियम कायदे जारी कर दिए हैं जिन्हें मानना बेहद जरूरी होगा। राज्य के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, तो कोविड रिपोर्ट के बिना एंट्री नहीं होगी। महाकुंभ हरिद्वार को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने SOP जारी कर दी है। अनुमान है कि कुंभ में हर रोज 10 लाख यात्री आ सकते हैं और शाही स्नान के मौकों पर ये संख्या 50 लाख तक जा सकती है। अब SOP में साफ किया गया है कि कुंभ में आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले की RT-PCR कोविड टेस्ट रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। यात्रियों को सरकारी अस्पताल से हेल्थ सर्टिफिकेट लाना जरूरी होगा। यात्रियों को उत्तराखंड सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा। कुंभ में 10 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और 65 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को आने की मनाही होगी। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फेफड़ों की बीमारी, कैंसर, किडनी की बीमारी से जूझ रहे पेशेंट्स को भी आने की अनुमति नहीं मिलेगी। एक दूसरे से 6 फीट की दूरी और मास्क को अनिवार्य तौर पर पहनने की हिदायत भी SOP में दी गई है। साथ ही साथ हाथ की जगह पर पैर से ऑपरेट होने वाले पानी के नल लगाने का सुझाव भी दिया गया है। कुंभ के दौरान 6 बड़े स्नान पड़ रहे हैं। 27 फरवरी, 11 मार्च, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 21 अप्रैल और 27 अप्रैल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो कुल मिलाकर तैयारियां जो हैं उनसे काफी मुख्यमंत्री संतुष्ट नजर आते हैं। केंद्र की जब हम बात करते हैं तो उनकी गाइडलाइंस भी। दीपांकर हमारे साथ हमारे से भी जुड़े हुए, दीपांकर से बात करते हैं। दीपांकर, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, किस किस फ्रंट पर, बताइएगा डिटेल में। बिल्कुल जीनत, जिस तरीके से आपने बताया और अभी हमने देखा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल पूरा दौरा हरिद्वार का किया है, वहां पर सारी व्यवस्थाएं देखी और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि दिव्य और भव्य कुंभ होगा और साथ ही साथ एक बेदाग कुंभ भी होगा। और जो बाकी बातें मुख्यमंत्री ने कही कि तैयारियां पूरी की जाए, 15 फरवरी तक जो डेडलाइन है उन कामों को पूरा किया जाए, जिनकी 31 जनवरी की डेडलाइन है उन्हें कंप्लीट किया जाए। तो ये तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, जो वहां पर अस्थायी निर्माण होना है, स्थायी निर्माण होना है, उसको लेकर जो मुख्यमंत्री ने खुद दौरे किए और आने वाले दिनों में हो सकता है कि मुख्यमंत्री 1 से 2 दौरे और हरिद्वार के करे। अब बात आती है जीनत, जो गाइडलाइंस आई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो गाइडलाइंस लगभग 1 साल कोरोना का हो जाएगा मार्च में, 15 मार्च को उत्तराखंड में अगर पहले केस की बात करें। और इसमें कुंभ का आयोजन होना 60 दिन का कुल कुंभ होगा, 27 फरवरी से लेकर 28 अप्रैल तक। 27 अप्रैल को आखिरी स्नान होगा। तो इन 60 दिनों का जो मैनेजमेंट होगा उसमें जो खास बातें हैं कि सबसे बड़ी बात यह कि 6 फीट की दूरी हरिद्वार जैसी जगह में
किस तरीके से प्रशासन कर पाएगा, मैनेज कर पाएगा? क्योंकि हरिद्वार में जब जुटता है, मेला जुटता है या फिर कभी भी कोई बड़ा स्नान होता है तो वहां पर 6 फीट की दूरी बनाए रखना व्यावहारिक तौर पर नामुमकिन सा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है उसमें साधु संत, अखाड़े, नागा, सन्यासी जब यहां पर आएंगे तो क्या वो रजिस्ट्रेशन करके आएंगे? क्योंकि संत महंत इस बात की बात कह चुके हैं, अखाड़ा परिषद इस बात की बात कह चुकी है कि इस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा पाना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट आपको लेकर आनी है वो भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आनी है, तो क्या आम लोग आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ आने को तैयार होंगे? और फिर क्योंकि संख्या भी सरकार को यहां पर लिमिटेड करनी है, हाईकोर्ट की नजर इस पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, तो ऐसे तमाम व्यवहारिक चीजें अभी हैं जिसको लेकर सरकार को अब सोचना होगा कि हम जो 60 दिन कुंभ के रहेंगे उसमें खास तौर पर भीड़ का जो मैनेजमेंट रहेगा वो किस तरीके से रखा जाए। जीनत, ये फिर चैलेंजेस भी है, रजिस्ट्रेशन वाले पॉइंट पे भी बात करें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो बुजुर्ग हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जो बच्चे हैं और जो किसी तरह से बीमार हैं उनके लिए भी दिक्कतें हैं क्योंकि उनको फिर एंट्री नहीं है। एक और चीज, मुख्यमंत्री एक बात कह रहे थे दीपांकर कि कुछ एक तरह से अब असामाजिक तत्व कह सकते हैं जो कि माहौल खराब कर सकते हैं, या फिर कुछ लोगों का वो जिक्र कर रहे थे कि एजेंडे के तहत आ रहे हैं, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? क्योंकि देखिए, बेदाग कुंभ जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया वो तो करना ही है, हम ये भी नहीं बोल सकते कि आगे चुनाव भी है। बिल्कुल जीनत, क्योंकि कुंभ एक बड़ा आयोजन होता है, वो कहीं भी चार जो स्थान जहां कुंभ लगते हैं वहां की सरकारों के लिए एक बड़ा आयोजन होता है, और 2019 का प्रयागराज कुंभ दुनिया देख चुकी है। तो ऐसे में एक चैलेंज तो ये जरूर रहेगा कि उत्तराखंड सरकार भी यूपी से अच्छा कुंभ करके यहां पर दिखाए। एक तो वो चैलेंज रहेगा जो आपने बात कही, राजनीतिक तौर पर जो फायदा रहता है, और तमाम बात संत भी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां जाते हैं प्रयागराज के कुंभ का जिक्र करते हैं, तो एक ऐसा कुंभ जरूर उत्तराखंड सरकार करना चाहेगी ताकि आने वाले दिनों में उसकी चर्चाएं हर तरफ अच्छी बात के लिए हो। एक बात, दूसरी बात यह कि जो बात मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही है, क्योंकि करोड़ों हिंदू जो धर्मावलंबी हैं या फिर जो सनातन धर्म को मानते हैं उनके लिए कुंभ एक सबसे बड़ा आयोजन है, और खासतौर पे अखाड़ों के लिए, 13 अखाड़े हैं उनके संत महंतों के लिए एक दीपावली जैसा माहौल है, एक त्योहार है। तो हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश कहीं से हो। तो मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि इंटेलिजेंस है, चाहे LIU है, चाहे उत्तराखंड की जो पूरी गवर्नमेंट है या फिर पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है, वो इन पर खासतौर पर नजर रखे कि कहीं पर भी मेला अव्यवस्थित ना हो, मेले में किस तरह की दिक्कतें ना आए, क्योंकि मेला जब ज्यादा होगा, भीड़ जहां पर होगी वहां भगदड़ की आशंका रहती है, तमाम अफवाहों की आशंका रहती है। तो उन आशंकाओं पर विराम लगे और ऐसी अफवाहें ना मेले में फैलें, इसको लेकर मुख्यमंत्री का बयान देखा जा रहा है। जीनत, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर। अपडेट्स जो है हम लेते रहेंगे आपसे, फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो आपके लिए थी। देहरादून से खबर आ रही है आज, जहां मुख्यमंत्री सुशासन उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें 2020 के चुने गए अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। 25 दिसंबर यानी सुशासन दिवस के मौके पर इन नामों की घोषणा हुई थी। वैसे रविवार का दिन उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि राज्य को एक दिन की मुख्यमंत्री मिली। बालिका दिवस के मौके पर सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का CM बनाया गया, और 4 घंटे के कार्यकाल में सृष्टि ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए। यहाँ छोटा मोटा टॉय ऑटो में आता है और CM ऑटो में लगता है अब इस देश का कुछ होगा। नायक फिल्म में अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था, और अब ठीक उसी तर्ज पर उत्तराखंड में सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी। और ये दिन राज्य के सुनहरे इतिहास में दर्ज हो गया। दोपहर ठीक 12 बजे बाल आयोग की अध्यक्ष एक दिन की CM सृष्टि को लेकर विधानसभा पहुंची, और वहां राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने बाल मुख्यमंत्री के साथ नेता विपक्ष और बाल विधायकों का स्वागत किया। इस दौरान पुलिस, महिला कल्याण, लोक निर्माण और शिक्षा समेत 12 विभागीय अधिकारियों ने अपने 4 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा बताया, और एक दिन की मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दिया, जिसके बाद पुलिस और महिला बाल विकास विभाग को सृष्टि ने खास सुझाव भी दिए।
कि मेरे काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव थे, जैसे बालिका सुरक्षा को लेकर कि काफ़ी कॉलेज जाने वाली लड़कियों को वो असुरक्षा का भाव महसूस करती हैं कॉलेज जाने को लेकर। तो मैंने पुलिस महानिदेशक जी से रिक्वेस्ट करी कि वो उसके लिए मतलब वो ये सिक्योर करें कि जो लड़कियां हैं वो इजीली अपना कॉलेज आ जा सकें, और जो नशे की बढ़ती विलत है जैसे स्कूल के 500 मीटर के दायरे में वो ये सुनिश्चित करें और बिल्कुल स्ट्रिक्ट दिशा निर्देशों के साथ कि वहाँ पर किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री ना हो। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की ही पहल पर सृष्टि को एक दिन का सीएम बनाया गया और मंत्री धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री का आभार जताया, जबकि बाल आयोग का कहना है कि अब सुझाव सरकार को भी भेजे जाएंगे। और उसको पूरी अनुभूति वही करवाई। समीक्षा बैठक का उन्होंने अधिकारियों के साथ की, जिसमें मैं आभार भी अपने मुख्य सचिव का करना चाहती हूँ। उन्होंने भी इसमें काफ़ी अच्छा अपना सहयोग हमें दिया। बाल विधानसभा हर साल आयोजित होती है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था और एक दिन के मुख्यमंत्री के कॉन्सेप्ट ने प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में सुर्खियां बटोरी हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे विवादित विधायक चैंपियन की। हरिद्वार के खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर खासा विवाद हो रहा है। विधायक चैंपियन ने मीडिया के सामने सफाई देते हुए कहा है कि ये ऑडियो 1 साल पुराना है, जिसमें संजय अग्रवाल हमारे विरोधियों के साथ गया था और कार्यकर्ताओं की शिकायत पर उसे फोन किया गया कि आप विरोधियों के यहाँ क्यों गए हैं। चैंपियन ने कहा कि राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की साजिश की जा रही है। विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति गरिमा को चोट पहुंचाता है तो उसकी आरती नहीं उतारी जाती, बल्कि अपराधियों के साथ अपराधियों वाला व्यवहार किया जाता है। इस मामले में एसएसपी हरिद्वार एक शिकायती पत्र भी उन्हें देंगे। हालांकि न्यूज़ 18 जो है इसकी पुष्टि नहीं करता। हाँ मैं लाला, कहाँ तू इस टाइम? घर ही हूँ भाई साहब। ऐसा है, मैं बहुत देर से तेरे ड्रामे देख रहा हूँ बेटे। क्या जी भाई साहब, बताओ जी। मैं क्या बताऊँ तुझे? बताओ भाई साहब। ज्यादा होशियार हो गया दिखा तू? नहीं भाई साहब, मुझे बताओ तो सही जी। बकवास नहीं भाई साहब, मुझे बताओ तो सही जी। बकवास समझा बात तूने हमको? नहीं भाई साहब, मुझे बताओ तो सही। मुझे बता। हाँ जी। तू नहीं भाई साहब, मैंने क्या करा जी, मुझे बताओ। सब देख रहा हूँ मैं, क्या कर रहा है तू? आ मेरे सामने, तुझे धरती में तार दूंगा। भाई साहब मुझे बताओ तो सही। जब आप मुझे नुकसान पहुंचाएंगे मेरे मुलाजिम होके, तो भैया इसमें जनप्रतिनिधि हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे एथलीट हो, चाहे अफसर हो, इसमें भाषा की गरिमा नहीं होती है। आपको चोट पहुंचाई जा रही है, आप गरिमा करेंगे, आरती उतारेंगे उसकी? क्या सवाल कर रहे हैं आप? आरती नहीं उतारी जाती, अपराधी के साथ अपराधियों वाला व्यवहार किया जाता है। आप सोचिए, इस मिजाज का व्यक्ति जनता के साथ क्या व्यवहार करता होगा। बोल रहे हैं कि आरती नहीं उतारी जाती। खैर, देहरादून में एक गुलदार को रेडियो कॉलर किया गया था, जिसके बाद गुलदार को सफलतापूर्वक जंगल में छोड़ दिया गया। गुलदार को सेहसपुर से ट्रैंक्विलाइज करके पकड़ा गया था। सेहसपुर में शिकारियों के फंदे में गुलदार फंस गया। अब रेडियो कॉलर करके गुलदार को छोड़ा गया है। वैसे उत्तराखंड में अब तक 6 गुलदारों को रेडियो कॉलर कर दिया गया है। तो गुलदार क्योंकि लोगों के लिए भी एक दहशत का कारण बने रहते हैं, इसलिए ये एक अपने आप में ऑपरेशन है कि इन्हें रेडियो कॉलर किया जाए ताकि अलर्ट जो है प्रशासन रहे। 6 गुलदार ऐसे हैं जिन्हें रेडियो कॉलर कर दिया गया है। 26 जनवरी को किसान दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। उत्तराखंड और यूपी के पुलिस अधिकारियों की एक बैठक हुई है, जिसमें दोनों प्रदेशों के अधिकारियों ने रणनीति तैयार कर अलर्ट रहने के दिशा निर्देश पुलिसकर्मियों को दिए हैं। कहा है कि किसान संगठनों से शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत की जाएगी ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना हो। फिलहाल दोनों प्रदेशों की पुलिस बॉर्डर पर अलर्ट है। अल्मोड़ा के चौखुटिया पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। महंगे शौक रखने के लिए दिल्ली से 3 दोस्तों ने 3 वाहन चोरी कर चौखुटिया ले आए थे। वाहन की चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब कागज मांगे तो नहीं दिखा पाए। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि ये वाहन तो चोरी का है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर चमोली से है, जहां ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की वजह से पानी के साथ अब झरने भी जमने लगे हैं। बद्रीनाथ धाम में शेषनेत्र झील भी पूरी तरह से जम चुकी है। झील जमने की वजह से कांच की तरह चमकने लगी है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी का असर निचले इलाकों में भी दिखने लगा है। कई इलाकों में शीतलहर का प्रकोप है।
और केदारनाथ से खबर है, जहां डीडीआरएफ की टीम ने केदारनाथ पहुंचकर धाम में हुई बर्फबारी का जायजा लिया। इस दौरान टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से पैदल मार्ग और केदारनाथ धाम की वीडियोग्राफी की। धाम के वीडियो को टीम जिला प्रशासन को जो है वो दिखाएगी, जिसके बाद आगामी यात्रा की तैयारियां जो है वो की जाएंगी। केदारनाथ धाम में 1.5 से 2 फीट तक बर्फ जमी हुई है। रास्ते पर बड़ी लिंचैली और छोटी लिंचैली के बीच 2 जगहों पर ग्लेशियर बने हुए हैं। रुद्रा पॉइंट से पहले भी एक ग्लेशियर है, बाकी पैदल मार्ग सही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।